तो आप सबका 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम कब है? ये साइंस वाला 29 फरवरी को। अच्छे से तैयार कर लिए हो सब कुछ? चलिए, तो फिर हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि पूरा शुरू से अंत तक डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या जितना पूछता है सब कुछ क्रम से पूछेंगे, आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितना आप लोगों का तैयार है। ठीक है, शुरू करें? चलिए, तो बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बताओ। प्रकाश का परावर्तन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, उस समतल पृष्ठ परावर्तित होकर या टकराकर, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालीदार सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। इसको जो है डायग्राम खींच बनाएंगे। ये चिकनी अथवा पालिशदार सतह हो गई। ठीक है, अब ये आने वाली किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, और ये इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अच्छा, इस तल को क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, अभिलंब बनाइए बस। आपतन कोण और परावर्तन कोण दिखा दो इसी में। ठीक है, सही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया परावर्तन। एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए प्रकाश का परावर्तन, बताओ। यदि प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी या पालीदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन का नियम बताइए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परावर्तन और परावर्तन के नियम, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और फिर उसी के बाद अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो चलिए बताइए अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन। अच्छा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये बताइए माध्यम कौन सा होता है? कौन कौन से माध्यम में प्रकाश होता है और एक विरल माध्यम। बहुत बढ़िया। तो माध्यम कौन कौन से माध्यम है? जैसे एक निर्वात भी हो गया, निर्वात जहाँ कुछ नहीं है, दूसरा वायु और जल और कांच और हीरा, ये सब माध्यम है। तो इन माध्यमों में जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हटती। दूर कब हटती है आप लोग बताइए? दूर कब हटती है? जब सघन से विरल में जाती है। ध्यान से सुनते जाइए, जो पूछा जाए उसको भी बताइए, है ना? ठीक है, तो सघन से विरल में जाती दूर हटती है, विरल से सघन में जाती तो पास आ जाती। तो इसका भी डायग्राम बनाओ। ठीक है, चलिए ऊपर विरल माध्यम, ठीक है चलेगा, ऊपर विरल माध्यम कोई ले लीजिए, अभिलंब पूरा। ठीक है, और सघन माध्यम में थोड़ा झुक जाती है। ठीक, कोण आई और कोण आर। ठीक है, बना दीजिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब लिख दीजिए। इसमें कौन सी है आपतित किरण? ये जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दूसरे माध्यम में जो मुड़ करके जा रही है क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अपवर्तित किरण हो गई। बहुत बढ़िया। अब प्रकाश का अपवर्तन तो समझ गए होंगे सब लोग, एक बार फिर से बता दीजिए अपवर्तन क्या है। यदि कोई प्रकाश की किरण एक समान पारदर्शी माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण आई की ज्या साइन आई तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, सीधे सीधे कहिए, ये कोण बार बार कहने की जरूरत है नहीं ना, वैसे कह देंगे तो अच्छा ही है। ऐसे कहिए, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के
अनुक्रमानुपाती होता है, या इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो अनुपात मिल जाएगा ना। कैसे? साइन आई, हाँ, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, साइन आर। और ये प्रोपोर्शनल हमेशा हटता है तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट। यहाँ कौन सा आएगा नियतांक? यन, यन। यन क्या है? नियतांक, नियतांक। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ से यन बराबर क्या मिलेगा? साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। यही चीज बता रहे थे ना। ये क्या है? स्नेल का, नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। सही है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम ये हो गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से मुड़ जाती। पहली एक बात तो ये हो गई। दूसरा, और क्या क्या इसका परिवर्तित होता है? जैसे प्रकाश की किरण है ना, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो है क्या होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें ऐसे चलती है ना, तरंग के चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। तो ऐसे इस प्रकार से यदि चलती हैं प्रकाश की किरणें, तो उसमें क्या होता है कि इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, आवृत्ति होती है ना। एक चक्कर पूरा करने में, मान लीजिए यहाँ से आकर के यहाँ एक चक्कर पूरा हो गया, तो जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। जितनी दूरी तय करती है उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है। और एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है, एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति, है ना। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसका क्या क्या बदल जाता है? चाल, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लीजिए जैसे वायु से कहाँ जा रहा है? जल में, कांच में, हीरा में, कहीं जा रहा है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या क्या चीजें बदल जाती हैं? उसकी चाल बदल जाती है, और क्या? तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है। और आवृत्ति उसकी नहीं बदलती। किसकी आवृत्ति नहीं बदलती? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तो देखिए, अपवर्तनांक, चाल और तरंग दैर्ध्य के रूप में फार्मूला लिखना आप सबको। तो मान ले रहे हैं कि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे? वायु से जल में जा रही प्रकाश की किरण, बताइए। वायु से जल में जा रही, वायु के सापेक्ष जल का, बहुत बढ़िया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख के बताइए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अच्छा, ये मान लीजिए वायु और जल दोनों माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तनांक यदि दिया हुआ हो, किसमें दिया हो? वायु में अपवर्तनांक और जल में अपवर्तनांक दिया हो, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला क्या होगा? जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए वायु में चाल और जल में चाल दिया हो, तो वायु में प्रकाश की चाल, बहुत सही, जल में प्रकाश की चाल। और तरंग दैर्ध्य दिया हो तो वायु में तरंग दैर्ध्य बटा जल में तरंग दैर्ध्य। अच्छा, एक बात चलिए लिख लीजिए पहले। अब यहाँ से बता दीजिए हमको एक बात और, ये वी है ना, ये क्या है? लैम्डा ए। ठीक है, लैम्डा डब्ल्यू, बढ़िया। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए, देखिए वायु से जल में आ रही प्रकाश की किरण, कहाँ से आ रही? वायु से जल में आ रही। तो उज्ज्वल बताओ थोड़ा सा हमको कि वायु में आपतन कोण बनेगा का अपवर्तन कोण बनेगा? क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। कहाँ? वायु में। पहले माध्यम में आपतन कोण और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण। तो मान लीजिए आई और आर दिया हो, है ना, तो इसके लिए भी फार्मूला नीचे लिख दीजिए। क्या बनेगा? साइन आई और बटे साइन आर, है ना। ये आई कहाँ बनेगा भाई? वायु में बनेगा, जल में? वायु में। अगर हम कहते कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो यही सब उल्टा हो जाता। ठीक है ना। चलिए, ये बात हो गई। अब अपवर्तन के नियम के बाद हमको पढ़ना है, ये बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग। पहले अवतल दर्पण का उपयोग कर लीजिए ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। हाँ, मतलब छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने में किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? छोटी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाने के लिए ना। हाँ, को अपसाइड करना है। नहीं, बात ये है कि अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, ये दूसरा प्रश्न है। जब फोकस और उसके ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। हाँ, क्या वस्तु, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के, फोकस और इसके ध्रुव के, या कह लीजिए इस दर्पण, यानी ये क्या है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।
इस अवतल दर्पण और इस अवतल दर्पण के फोकस के बीच में जब वस्तु होगी, मतलब दर्पण के निकट जब वस्तु को रख करके देखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। बड़ा कब बनता है? जब फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु को रखते हैं तो बड़ा बनता है, और शायद सीधा भी बनता है, सीधा होता है। चलिए कंफर्म कर लीजिए, ग्राफ इसका जो है डायग्राम किरण आरेख खींच करके। पहली बात तो प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये थोड़ा सीधा कर लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, बहुत बढ़िया, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? फोकस से। ये बात अच्छे से दिमाग में रखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होके जाती। चलिए यही फोकस हम कर दे रहे हैं, फोकस से होके चली गई, ठीक। और दूसरी बात, वक्रता केंद्र से जब आएगी तो वो सीधे निकल जाती है, वो सीधे निकल जाती है, तो ये सीधे निकल जाएगी, कोई बात नहीं, बना लीजिए आराम से। ये हो गया। अब पीछे तो ये मिलेगी नहीं, है ना। चलिए गाड़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, अपने काम से मतलब रखिए। अब ये किरण पीछे तो मिलेगी नहीं, ये सामने मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, तो पीछे तो प्रकाश की किरण आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर पॉलिश कर दिया गया है, तो इधर आभासी प्रतिबिंब इसका बनता है और बड़ा और सीधा बन जाता है, बड़ा और सीधा बन जाता, सीधा और बड़ा, मेन काम ये है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नज़दीक रखेंगे तो स्पष्ट हम देख पाएंगे बड़ा प्रतिबिंब। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे डॉक्टर लोग जांच कर रहे हैं, है ना, विशेषज्ञ जो है दांत जो है देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं? अवतल दर्पण ना। और जो लगाते हैं, जिस दर्पण अवतल दर्पण जो लगाते हैं, उसको दांत के समीप रख करके देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? समीप रख करके देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, और जब बड़ा बन जाएगा तो स्पष्ट दिख जाएगा, सही है ना। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अच्छा, एक तो बता दिए कि दांत देखने में, है ना, विशेषज्ञ जो है दांत देखने में। दूसरा और क्या इसी प्रकार से? मतलब कार और मतलब बस के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कार और बस के हेडलाइट में क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश को अपसरित कर देता है, फैला देता है। देखिए, जो लाइटें होती हैं, जो सड़कों पर लाइटें, बहुत बढ़िया, जो सड़कों पर लाइटें लगी होती हैं, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ये करता क्या है? प्रकाश की किरण को ये फैलाता नहीं, उसमें नहीं लगी थी, उत्तल दर्पण लगा होता है। लाइटों में कौन कौन लगा होता है? उत्तल दर्पण। भाई उत्तल दर्पण ये फैलाता है प्रकाश किरण। देखिए ऐसे है ना, ये आएगी प्रकाश किरण, फैल जाएगी, ये दूर होकर के जाती है ना। और कहीं ये अवतल दर्पण है तो ये आने वाली प्रकाश किरण को केंद्रित कर देता है, तो केंद्रित कर देता है। ध्यान समझिए, कई जगह से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए सब समांतर आएगा, सबको एक जगह कर देगा, फोकसित कर देगा एक जगह पर। तो बहुत सारी प्रकाश की किरण अगर एक जगह आएगी, एक जगह फोकसित करके कर दिया जाए, तो वहां जो है तापमान बढ़ाया जा सकता है ना। तो ये जो सोलर भट्टियां होती हैं, उसमें इसका उपयोग हो जाता है अवतल दर्पण का। ये एग्जाम में 2 ही उपयोग पूछता है ना, तो 2-3 उपयोग तो याद ही हो गया। अवतल दर्पण का एक उपयोग बताइए पहले, कहाँ होता है? सीधा या बड़ा बनता है, तो किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए या विशेषज्ञ जो है जांच करने में इसका उपयोग कर लेते हैं ना। पहला ये हो गया, आँख, कान, नाक है कि को देखने में विशेषज्ञ लोग इसका उपयोग करते हैं, पहला ये हो गया। और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी, हाँ ये भी कह सकते हैं, परावर्ती दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और लाइटों, हाँ सोलर भट्टियों में होता है, ठीक। तीसरा हो गया सोलर भट्टी। और अभी बताए सर्च लाइटों में ना, लाइट में क्या करता है? ये प्रकाश किरण को ये केंद्रित करता है, जिससे तीव्र प्रकाश वहाँ से हमको प्राप्त होता है ना। तो ये हो गया, इतना ही 4 उपयोग बहुत है। और ये अब उत्तल दर्पण में समझ लीजिए, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए कोई। मतलब साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग, साइड मिरर के उपयोग के रूप में इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब प्रतिबिंब को छोटा और सीधा बनाता है, जैसे पीछे की आती हुई वस्तुएं हमें सीधा दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें वस्तुएं सीधा दिखती हैं, ये समझ लिए उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग और क्या होगा इसका? अभी बताए थे, लाइटों में, जो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं, वहां पर जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है ना। तो वहां पर उत्तल दर्पण करता क्या है? फैला देता है, प्रकाश किरण फैला देता है, तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश मिलता है हमको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग। अगला हम देखेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार में ना। तो क्रांतिक कोण, पहले इसको जो है थोड़ा सा
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आएगी तभी बनता है क्रांतिक कोण, है ना। तो चलिए थोड़ा सा परिभाषित करिए कैसे करेंगे। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण। बहुत बढ़िया। तो क्रांतिक कोण इसमें बना करके थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये आने वाली किरण हो गई। आने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये होता है आपतन कोण ना। इसी, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। कब? जब ये विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। ये 90 अंश हो जाए तो उस समय जो कोण होगा इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए और इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए जिससे भूले ना। देखिए ये मान लो इधर कोण बनेगा, ज़्यादा ही बनेगा विरल माध्यम में, दूर हटती है। तो अच्छा एक बात बताइए कि इस किरण को दूर करेंगे ऐसे, देखिए ये दूर से जब ले आएंगे आपतित किरण तो ये भी दूर होती जाएगी। बात समझ रहे हैं? आपतन कोण का मान जब बढ़ाएंगे तो विरल माध्यम अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये बढ़ करके जब 90 अंश हो गया, 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो उस समय ये जो आपतन कोण होता है इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। इसी को क्या कह लेते हैं? क्रांतिक कोण। ये हो गया हमारा। बात समझ में आ गई? कि देखिए ये 90 अंश पर इसी सतह पर आ रहा है। विरल माध्यम मतलब कोई माध्यम मान लीजिए, क्या मान ले? वायु मान ले। चलिए ये नीचे वायु है सब, ठीक, और ऊपर कांच कर लीजिए। जल तो ऊपर रुकेगा नहीं ना, ये कांच मान लो, ठीक, कांच को ऊपर रख दिए हैं। तो जब प्रकाश किरण देखो ऐसे आ रही है ना, क्रांतिक कोण पर जब आएगी, ठीक, तो इधर वायु है लेकिन इधर नहीं जाएगी, इसी की सतह पर ऐसे वापस चली जाएगी। समझ गए? ऐसा तब होगा जब ये क्रांतिक कोण पर आएगी। समझ में आ गया ना? चलिए अब क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दें। क्रांतिक कोण, देखिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण हो गया, मतलब किरण यहाँ 90 अंश पर आई। अब और अधिक कोण पर इसको ले आएंगे तो फिर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक उसका परावर्तन। बहुत बढ़िया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऐसे में जो परावर्तित किरण, या इसको तो परावर्तित कह लेंगे, तो ये जो यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश किरण अब कहाँ जाएगी? मान लीजिए यहाँ क्रांतिक कोण से अधिक कोण हो गया तो वो परावर्तन के नियमों का पालन करने लगेगी। हाँ, फिर कहाँ जाएगी? ये वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। वापस उसी माध्यम में जाती, इसी को तो हम परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गई, इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई? चलिए तो हम 3 फिगर जो है हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि वायु, ये मान लो जल या कह लीजिए कांच, और वायु या जल ही ले रहे हैं, विरल ही है। वायु और जल के पृष्ठों के बीच का क्रांतिक कोण हम मान ले रहे हैं 45 अंश है। कितना है? 45 अंश, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण, चलो छोटा छोटा फिगर बनाए। तो एक ये फिगर है, इसमें ये मान लो प्रकाश की किरण जो है 30 अंश के कोण पर आ रही है, ठीक है। एक ये दूसरा हम बना दे रहे हैं, इसमें प्रकाश की किरण मान ले रहे हैं कि ये 45 अंश पर आ रही है, ठीक। और तीसरा एक और बना दे रहे हैं, इसमें आ रही 60 अंश। बहुत बढ़िया, खूब दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है। ये 60 अंश के कोण पर आ रही प्रकाश की किरण, सही है ना। अब इनमें बताना है भाई, ये ऊपर अभी क्या लिखे थे? कांच, और नीचे जल, सब में वही स्थिति है। ये क्या है? कांच है और नीचे जल है। ये कांच है और नीचे जल है। तो अब ये बताइए प्रकाश की किरण कौन कहाँ से निकलेगी? इस कौन सी जल में आएगी, कौन जल में नहीं आएगी, कहाँ से जाएगी? ये बनाइए फिर इसको। ये कांच से जल में आ रही तो हाँ, कोण बढ़ जाएगा। अब पता नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ कोण बढ़ जाएगा, इससे अधिक यानी दूरी से होकर के चली जाएगी। 30 अंश के कोण पर आ रही है। चलिए यहाँ क्या होगा? ये देखिए हमने क्या बताया, प्रश्न समझिए फिर से। हमने कहा कांच और जल के पृष्ठों के बीच का क्रांतिक कोण जो है वो 45 अंश है। चलिए अब बताइए। 90 अंश हो जाएगा, है कि नहीं? क्रांतिक कोण पर आएगी तो 90 अंश पर हो जाएगी। चलिए ये तीसरा क्या होगा? परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। परावर्तन के नियम पालन करेगी, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हो गया। समझ गए? तीनों में देखिए 3 घटनाएं हो रही हैं ना। यहाँ क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही, दूर हट रही है।
यहाँ क्या और बन रहा है, क्रांतिक कोण। यहाँ क्रांतिक कोण बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके क्रांतिक कोण पर आ रही तो यहाँ 90 अंश हो गया। इसको क्रांतिक कोण क्यों कहें हम? क्योंकि यहाँ 90 अंश बन गया, इसलिए ये क्रांतिक कोण हो गया। यहाँ क्या हो गया, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आ रही है तो पुनः उसी माध्यम वापस चली जाएगी, पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये जो है क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे लेंस में आवर्धन क्या होता है। लेंस में आवर्धन, ठीक, लेंस में आवर्धन। तो बताइए लेंस में आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको फिगर से बना लें। चलिए इतना बहुत है ना, इस पर न्यूमेरिकल ही आता है ज़्यादातर। तो आवर्धन यम होता है, यम बराबर फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है? दर्पण के लिए अगर करेंगे तो माइनस भी अपान यू होगा। हाँ, अगर लेंस के लिए करेंगे हाँ, तो वी अपान यू होगा। ठीक है, और दोनों में आई अपान ओ होता ही है। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। अच्छा एक बार बताइए, तो क्या लेंस का आवर्धन ऋणात्मक हो सकता है? लेंस का आवर्धन ऋणात्मक हो सकता है। कब होगा ऋणात्मक? अवतल लेंस में। क्यों होगा ऋणात्मक? क्योंकि u हमेशा माइनस होता है और v प्लस हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। जैसे ये ऐसे समझिए, जब प्रतिबिंब, देखिए आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का ना अनुपात है। तो जब प्रतिबिंब उल्टा बने, सीधे सीधे स्पष्ट याद रहेगा, जब प्रतिबिंब उल्टा बने तो आवर्धन माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, और जब सीधा बनेगा आवर्धन प्लस, आवर्धन धनात्मक होगा। ठीक है ना, तो ऋणात्मक हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया आवर्धन। अब इस पर न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है दूसरे पार्ट में जो है न्यूमेरिकल का पूरा फिजिक्स का जितना न्यूमेरिकल है, भौतिक विज्ञान में जितने न्यूमेरिकल हैं हर टाइप के, पहले हमने फार्मूला बता के, फिर इसके बाद जो है क्रम से जितने टाइप के बनते हैं सबको सॉल्व किया है ना डिटेल में। तो यहाँ पर लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल के बाद लेंस की क्षमता थोड़ा हमको बता दीजिए, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता ये मतलब, यदि मान लो लेंस की फोकस दूरी पता है, चलिए फोकस दूरी के मतलब ये लेंस की क्षमता, इसको डी से डिनोट करते हैं। डी मात्रक डायोप्टर होता है, टी से। क्षमता, घबराओ मत, आराम से। क्षमता मतलब पावर ना, तो P इक्वल टू 1/f। ठीक है, बताइए एक बार परिभाषित करिए। यदि फोकस मीटर में हो तो 1/f होता है P का मान, अच्छा, और यदि सेंटीमीटर में हो तो 100/f होता है। चलिए ठीक है। हाँ, परिभाषित यदि करना चाहें लेंस की क्षमता को तो कैसे करेंगे? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ऐसे कर लीजिए, हाँ जैसे करें वो भी ठीक है। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही, हाँ व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। या इधर से कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? किसी लेंस की क्षमता, हाँ, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बस समझ में आई? 1/, का मतलब व्युत्क्रम कहते हैं ना। तो बताएंगे थोड़ा सा लेंस की क्षमता, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो बता दीजिए लेंस की क्षमता कैसे कहेंगे? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, बताओ पांडे जी, लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है? हाँ, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। बहुत बढ़िया। या इधर से अगर कहें तो लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक डायोप्टर, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। सही है ना? अच्छा एक बार बताइए कि फोकस दूरी कब धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी? अर्पित, जब उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक। क्षमता लेंस की हो रही है। ठीक है, तो लेंस कहिए। तो उत्तल लेंस अगर है तो फोकस दूरी हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो क्षमता भी धनात्मक होगी। ठीक है, फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक कब होगी? सो रहे हो? लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक कब होगी? कहीं और ध्यान है? कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक? किसकी फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है? चलिए, अवतल की ऋणात्मक होगी, सीधी बात हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का चित्र जो है नामांकित चित्र बनाने को आता है। कोई बनाएगा? बनाओगे? बनाओ फिर। देखिए जरूरत पड़े दोनों मार्कर का यूज कर लेना अच्छे से। बहुत बढ़िया, ठीक है।
बना दें, कर लो कर लो। ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस चीज का बना है? कांच का? नहीं, मांसपेशियों का। प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन, ठीक, मांसपेशियों का है। ये क्या बन रहा है? मानव नेत्र। चलिए, तो मानव नेत्र में ये जो लेंस लगा हुआ है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल है, अवतल है? उत्तल लेंस। चलिए आगे बना दीजिए, नामांकित कर दीजिए थोड़ा सा इसको। उत्तल लेंस ये हो गया, ठीक है। इधर पहले दृढ़ पटल, इसके पीछे रक्त पटल, रक्त पटल, उसके बाद रेटिना, रेटिना, तो इसके बीच में ड्रॉ काचाभ द्रव, आइरिस, काचाभ द्रव, जलीय द्रव। चलिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये हो गया मानव नेत्र, है ना। अच्छा, मानव नेत्र में ये जो है नेत्र लेंस उत्तल लेंस है, ठीक। तो जब प्रकाश, जब सामने वस्तु रखी जाती है तो इस वस्तु से प्रकाश का अपवर्तन होता है इस लेंस के द्वारा, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर उल्टा बनता है, सीधा उल्टा बन जाता है रेटिना पर, ठीक है। तो नेत्र लेंस में आगे हमको देखना है, दोष बहुत पूछता है नेत्र लेंस में, दोष ना। तो मुख्य दोष जो है, जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अब हम लोग समझेंगे ना। तो चलिए बताइए, थोड़ा सा मिटा दें इसको। चलिए निकट दृष्टि दोष बताइए। निकट दृष्टि दोष में ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? मतलब उसकी वक्रता बढ़ जाती है। हाँ, ये तो कारण हो गया है ना, निकट दृष्टि दोष का कारण, इसको वक्रता बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष में शुरुआत में ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है। ये देखिए, यदि इस आँख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष हम मान ले रहे हैं, निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये दोष युक्त जो है आँख है, निकट दृष्टि दोष युक्त आँख है, निकट दृष्टि दोष युक्त आँख है, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको बना के दिखाइए थोड़ा सा। रेटिना के पहले। रेटिना के पहले कैसे? रेटिना से पहले, समझ में आया? देखिए, लेंस के निकट बन गया तो निकट दृष्टि दोष, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब इसका निवारण कर दीजिए थोड़ा सा, ये निवारण कर दीजिए इसका। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? अवतल लेंस। नजदीक बनाए सीधा यहाँ। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस लगता है ना। अवतल लेंस ये आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है? केंद्रित करता है या प्रसारित करता है? क्या करता है? प्रसारित करता है, फैला देता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब ये देखिए, ये पहले मिल गया ना, पहले मिल गया है तो इसलिए रेटिना तक नहीं पहुंच पाया ना। अगर इसको फैला देगा तो ये रेटिना पर आ जाएगा,
तो ये जब अवतल दर्पण लग गया तो ये फैला देता है और रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई? निकट दृष्टि दोष, और ये हो गया निकट दृष्टि दोष निवारण। तो निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? ऋणात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होती है? बताओ, हर्षित बोलो, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस की। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग, यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ लें फिर मिटाएं। ठीक है, तो चलिए, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? पहली बात, किसका वक्रता? नेत्र लेंस, या कहिए गोलक का आकार बढ़ जाना। गोलक, ये जो गोलक है, इस गोलक का आकार, नेत्र के गोलक का आकार बढ़ जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। गोलक का आकार जब बढ़ जाता है, देखिए गोलक का आकार जब बढ़ जाएगा तो ये तो पहले मिल जाएगा ना, पहले मिल जाएगा, दोष आ गया, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, दूसरा कारण क्या होगा? फोकस दूरी का कम हो जाना। किसकी फोकस दूरी? लेंस की। लेंस की ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। अच्छा, एक बात और है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो स्पष्ट वस्तु कितने रेंज में दिखती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, अनंत तक, है ना, इतना स्पष्ट दिखती है। बस समझ में आई? 25 सेमी से कम नहीं दिखेगी, ध्यान में रखो, 25 सेमी से कम नहीं दिखेगी, है ना, 25 से अधिक दिखेगी। और कहाँ तक? अनंत तक। बात समझ में आई? तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती। अब ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, तो ये बताएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसकी कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसकी कम हो जाएगी। चलिए ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 से कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो निकट दृष्टि दोष में एक बात और बताइए कि कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, यहाँ लिख दीजिए, कौन सी नहीं दिखाई देती। एक बार निकट लिखिए। निकट की दिखाई देती है। हाँ, दिखाई देती है, उसको सही कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। दूर की नहीं दिखाई, दूर की नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट कितना होना चाहिए? 25। अब निकट दृष्टि दोष हो गया ना, तो ये 25 नहीं और कम हो जाएगा, और कम वाली भी इसको दिखने लगेगी। निकट वाली दिखने लगती है, 25 से कम वाली भी दिखने लगेगी, मतलब निकट स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है वो कम हो जाएगी। बस समझ में आ गई? चलिए, ये बात हो गया, ये दिखता है नहीं दिखता है, कारण हो गया, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, और निवारण के लिए अवतल लेंस लगता है। और कुछ बचा है इसमें? कारण, निवारण, सब कुछ हो गया। बस समझ में आ गई? चलिए, अब दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष के बारे में चलो। हाँ अर्पित बताओ, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, थोड़ा इधर चेंज कर लो सीट, बना के बताओ इसी में। चलिए फिगर इसी में बनाइए। अब दूर दृष्टि दोष बनाना है। दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनेगा? दूर दृष्टि से पीछे बनते हैं, रेटिना से पीछे बनता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष ऐसे याद रखिए कि दूर बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में देखिए निकट बना था, यहाँ दूर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब वस्तु को देखिए, कोई लोग बताने दो कि वस्तु को देखिए, ये वस्तु है, ये रेटिना यहाँ है, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता तो दिखता, रेटिना पर मतलब यहाँ बनता तो दिखता, वहाँ नहीं बना, यहाँ बना है ना। अब वस्तु को नज़दीक ले आओ तो क्या दोष और बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, नहीं दिखेगा। अब वस्तु को दूर करो, ये दूर करो तो ये जो है रेटिना पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जब दूर वाली वस्तु होगी तो वो दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। बात स्पष्ट है? चलिए, अब पहली बात तो ये रेटिना से बाहर बनता है, दूर बनता है, लेंस से दूर बनता है ना, और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है ना। कारण क्या है इसका? गोलक का कम हो जाना, गोलक का आकार कम हो गया, तभी तो दूर बना। गोलक का आकार कम हो गया है। और दूसरी बात, फोकस का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी बढ़ गई, दूर केंद्रित हुआ। बात समझ में आ गई? बढ़ गया। चलिए, और इसके बाद अब क्या करना? निवारण करना है। तो इसका निवारण अब करिए। ये मान लीजिए ये नेत्र हो गया,
अब इसका निवारण कर दीजिए। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा मोड़िए ना। हाँ, ये बात। चलिए ठीक है। ये केंद्रित कर देता है। चलिए ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ मुड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ मुड़ेगा। आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ मुड़ेगा, कुछ यहाँ से, और रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाएगा, ठीक है। कौन सा लेंस यहाँ लगा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग देखते हैं कौन पहले बताता है। ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति है, वो चश्मा लगाए हुए है, उसकी आंख में दोष है। आपको बताना कौन सा दोष है ना। वो व्यक्ति जो चश्मा लगाया हुआ है, अबे पहले प्रश्न तो सुन लो। तो वो व्यक्ति जो है, जो चश्मा लगाया हुआ है, उसके नेत्र लेंस में जो चश्मे में जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस की पावर, कहते हैं ना पावर वाला चश्मा है, ठीक है। तो उस लेंस की पावर -0.1 डायोप्टर है, ठीक है। अब बताइए कि उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? निकट है कि दूर है? निकट। क्यों? कि क्षमता ऋणात्मक है तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। अवतल लेंस तब लगाते हैं जब निकट दिश दोष हो। समझ गए? चलिए ठीक है। अच्छा, ये निकट दिश दोष, दूर दिश दोष हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा में ये बता दीजिए, आवेश तो वैसे पूछता बहुत कम है ना, छोड़िए, समय बहुत कम है, वही पढ़िए जो जरूरी है। विद्युत धारा बताइए क्या होता है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि Q कूलाम का आवेश t समय तक प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा I बराबर Q/T हो जाएगी। मात्रक इसका क्या होगा? एम्पियर। मात्रक इसका हो गया एम्पियर। दूसरा कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक। 1 एम्पियर विद्युत धारा कब होगी? जब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसके 1 एम्पियर धारा होगी। 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा, ठीक है। चलिए, ये विद्युत धारा हो गया। इसमें और कुछ? विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। सही है? बात समझ में आई? चलिए, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? एमीटर से। तो ये विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा के बाद विभव कर लें। विभव बताइए क्या होता है? यदि किसी, ये धनावेश है। आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र ना विद्युत क्षेत्र होता है। जहां तक ये इसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र। बात मत करो, ध्यान दो। अब ये दूसरा कोई आवेश जिसको यहाँ ले आएंगे, जिस आवेश को ले आते हैं एक जगह दूसरी जगह, उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। चलिए, तो अब इस परीक्षण आवेश को जब इसके निकट ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे तो थोड़ी ना जाएगा, ये धन आवेश है, दूर हटेगा। ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं विभव को ना। आवेश प्रवाह का माध्यम भी विभव है। विभव क्या होता है? हाँ, अच्छा, तो चलिए यहाँ से विभव को परिभाषित करके बताइए। अब यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जब कार्य होगा तो उसको विभवांतर कहेंगे ना। अनंत से ले आएंगे, अनंत मतलब इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर से ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य वो विभव होता है। बात समझ में आ गई? तो स्पष्ट तरीके से एक बार परिभाषित कर लीजिए। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है, ठीक है। मात्रक तो हम जान ही रहे हैं, क्या होता है? वोल्ट। दूसरा जूल प्रति कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम दूसरा मात्रक हो गया। बस समझ में आई? 1 वोल्ट कब होगा? जब किया गया कार्य 1 वोल्ट, मतलब ये विभवांतर 1 वोल्ट या विभव 1 वोल्ट कब होगा? एक कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा।
समझ गए? चलिए ठीक है, तो ये विभव हो गया, विभवांतर भी हो गया। इसी में मात्रक दोनों का सेम होगा, चाहे विभव का ये या विभवांतर। ठीक। अच्छा, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? अभी बताया था, एमीटर से। बहुत बढ़िया ना, कहते हैं ना मीटर लगा है, घर में मीटर लगा है, वो क्या नापता है? दूध कितना लीटर आया है ये नापेगा, विद्युत धारा मापेगा। ठीक है, तो एमीटर का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत धारा को मापने। अच्छा, विभव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विभव को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। विद्युत धारा को एमीटर। ये हो गया। अच्छा, अब आइए ओम का नियम। ओम का नियम बताइए भाई, ओम का नियम। यदि किसी तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो तो विभव, तार मतलब चालक तार का, ये थोड़ा ठीक विभव है। धारा के अनुपाती है, उसमें प्रवाहित धारा विभव के अनुपाती। ठीक है, सिरों के देखिए, ये तार है, इसको बैटरी से जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित होगी। तो ज़्यादा वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। कम वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, कम धारा प्रवाहित होगी। तो कम कम ज़्यादा हो रहा है ना, अनुपाती। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे ना, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ना, ये न परिवर्तित किया जाए, तो भौतिक अवस्था स्थिर हो गई। तो भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमण अनुक्रमणपाती होती है। इतना लिखेंगे ओम के नियम में। फिर नीचे हम मानेंगे ये चीज। कैसे मानेंगे? V प्रोपोर्शनल I। नहीं, पहले ये बता दीजिए V क्या है, I क्या है, तब करेंगे। V वोल्ट मतलब विभव है और I धारा उसमें बहने वाली। ठीक है, देखिए ऐसे लिखेंगे, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, या ऐसे के लिए, यदि चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो जाता है। फिर से कहिए एक बार। यदि किसी चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो जाता है। तो ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल I। फिर अब क्या होगा, आगे लिखिए, हम क्या लिखें, क्या होगा? तो होगा B = IR, जहाँ पर R एक नियतांक हो जाएगा। एक नियतांक आता है, ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो R नियतांक होता है। ठीक है, R नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो V यहाँ से R बराबर I इधर आएगा, बटे में हो जाएगा V/I। ये हो गया भाई प्रतिरोध। ठीक। अच्छा, प्रतिरोध को परिभाषित करिए थोड़ा सा। प्रतिरोध क्या होता है? यदि 1 एम्पियर की धारा किसी तार में, प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं ना। यदि किसी तार का प्रतिरोध खत्म कर दिया जाए, समझिए, तार का प्रतिरोध अगर खत्म हो जाए तो फायदा नुकसान है? अरे बहुत सारे फायदे हैं। क्या है? बहुत से फायदे, जैसे धारा की कमी नहीं होगी, विभवांतर के मतलब धारा के मान में कमी नहीं आएगी, जो धारा प्रवाहित होगी बहती रहेगी, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी ना। मोबाइल एक बार चार्ज कर लोगे, कभी खत्म नहीं होगी। बस समझ गए? तो ये प्रतिरोध जो है, ये धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसलिए जो है क्या होता है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ये प्रतिरोध R। अच्छा, इसका मात्रक भी लिख लीजिए। चलिए, मात्रक क्या होगा? और वोल्ट प्रति एम्पियर। विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर ये मात्रक हो गया। बस समझ आया ओम का नियम। अब ओम के नियम से हम लोग करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको करके बताइए, हेमंत करिए पूरा क्रम से, अच्छे से। श्रेणी क्रम संयोजन चेंज कर लीजिए आराम से, आराम से। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? थोड़ा सा बोलते जाइए। कैसे? अभी मत जोड़िए, बता के तब जोड़िए, है ना। ये पहला प्रतिरोध। ठीक है, किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। हाँ। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे से। हाँ,
क्या जोड़ते हैं? बैटरी को जोड़ देते हैं। बैटरी को जोड़ देते हैं। थोड़ा छोटा बनाइए, कहीं से अभी नीचे जो है डेरिवेशन भी करना है। रुक जाइए 1 मिनट, हम बना लें, छोटा सा है, यही ना, ठीक है। चलिए अब अपने हिसाब से बनाइए। अब मान लीजिए क्रम से श्रेणी, हाँ लिखिए मत, तो ऐसे कर दीजिए, लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। माना मानिए, R1 हाँ R2 ठीक है। और R3 प्रतिरोध वाले 3 तार हैं, इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम में जोड़ देते इसमें हैं। बहने वाली धारा I, हाँ, तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है सब में धारा समान होती और है, विभव अलग अलग होता अलग अलग होता है। तो तीनों इसमें प्रतिरोधों में विभव अलग अलग हो जाएगा, धारा समान होगी। है V3। ठीक है। तो हो जाएगा इसमें I तुल्य अब देखिए धारा- एक चीज और दिमाग में रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव अलग अलग है ना, यही जो विभव है यही तीनों में थोड़ा थोड़ा बटा है ना, तो तीनों में अगर विभव हमको पता चल जाए तो वो तीनों का योग इस वाले विभव के बराबर होगा ना। तो यहाँ विभव अलग है तो तीनों प्रतिरोधों में विभव निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे ना, और वही समांतर वाले में धारा निकालते हैं, वहाँ धारा अलग हो जाती। चलिए ज़्यादा नहीं, अभी क्रम से करिए। चलिए जैसे यहाँ पे तुल्य विभव निकालेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक। तो V बराबर IR, तो यहाँ पे रख देंगे IR बराबर IR1 प्लस बहुत शार्ट हो जा रहा है, प्लस IR3। कम से कर लीजिए थोड़ा सा। जो है ये आता है 4 नंबर का, जैसे इतना लिख देंगे तो 4 नंबर जो है देने में जो है निरीक्षक वो सोचेगा 4 नंबर कैसे दे दें ना। थोड़ा सा काम करोगे, जितना काम करोगे उतना नंबर मिलेगा। तो एक काम करिए, तो ये तुल्य विभव इतना होता है, ये ठीक है। तो एक काम करिए, पहले तीनों प्रतिरोध देखिए, शुरुआत में हम लोग करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। स्टेप समझिए कैसे करेंगे। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ देते हैं, फिर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इतना लिखेंगे, फिर नीचे मान लेंगे कैसे, R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो तीनों प्रतिरोधों में विभव क्रमशः V1 V2 V3 है और सब में एक समान धारा I है। इतना लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे। फिर पहले प्रतिरोध, हाँ पहले प्रतिरोध क्रम से लिख लेंगे थोड़ा सा। पहले प्रतिरोध में क्या विभव, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव अंतर, ऐसे कर लीजिए। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर वो कितना होगा, V1 बराबर IR1। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले का आगे करिए। अब दूसरे सिरे का V2 बराबर IR2। हाँ, इसी प्रकार तीसरे का, ठीक, V3 बराबर IR3। ठीक है। समीकरण 1। हाँ, ये 2 और ये 3। पेज मत पलटो, इधर देखो। अब तुल्य विभव निकालेंगे। अब तुल्य विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और समीकरण यहीं रख दीजिए, यहीं रख दीजिए। समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर, का मान इसमें रखने पर, और V बराबर होता है IR। हाँ, तुल्य विभव यहाँ लिखेंगे, तुल्य विभव V बराबर IR। तो IR बराबर IR1 IR2 प्लस IR3। शाबाश। अब IR बराबर I, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन लेके बताओ। I कॉमन हो गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी 9th में कोई दिक्कत नहीं है, अभी से पढ़ते रहोगे सब तैयार हो जाएगा ना। R बराबर हाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो तुल्य प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक मिलेगा कि कम मिलेगा, बताइए। ये तुल्य प्रतिरोध जो होगा अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, क्या होगा, मतलब अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो योग के बराबर होगा। तो यहाँ बताइए कि तुल्य प्रतिरोध R का मान ज़्यादा होगा या किसी एक का प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तुल्य प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध अधिक हो गया, ध्यान दीजिए, प्रतिरोध अधिक हो गया, प्रतिरोध अधिक हो गया तो इससे फायदा है नुकसान है, नुकसान है, उनको फायदा नजर आ रहा है। प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो क्या फायदा है,
धारा के मान में रुकावट हो जाएगी है ज़्यादा। भाई, प्रतिरोध बढ़ गया, समझिए, प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा के मार्ग में रुकावट अधिक हो जाएगी, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, ऊर्जा ज़्यादा खर्च करना चाहते हो, उसी में मजा तो वही करो। चलो, श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया। चलिए, समांतर क्रम संयोजन अब करिए। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, इसको लास्ट में यहाँ जरूर बताना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान है, क्या असमान है, धारा अधिक होगी, कम होगी, प्रतिरोध कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सारी बातें। चलिए, तो एक एक पॉइंट करके स्पष्ट कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है। दूसरी बात, विभव असमान होता है। और तीसरा, ये तुल्य प्रतिरोध अधिक हो जाता है, प्रतिरोध जो है अधिक हो जाता है, प्रतिरोध, ये धारा सब में समान होती है, धारा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, विभव असमान होता है, अलग होता है। तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो अधिक हो जाता है, सबके योग के बराबर होता है, इसलिए अधिक हो जाता है। और जब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो धारा कम हो जाएगी। ठीक, ये सभी बातें हैं। चलिए, समांतर क्रम संयोजन करके बताइए। समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, कैसे जोड़ते हैं? लो, हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा। ये 3 प्रतिरोध ले लिए, ठीक। अब इसको समांतर क्रम में जोड़िए। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, हाँ, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक, जोड़ देते हैं, तथा इन दोनों बिंदुओं को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। स्पष्ट बनाइए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। ये लो, चलिए, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़कर इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन। चलिए, अब समांतर क्रम संयोजन इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे, यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इसमें ठीक, बहने वाली धारा I होती है। तो बैटरी से निकलने वाली धारा I होती है। और तीनों प्रतिरोधों में धारा क्रमशः बढ़ जाती है, I1, I2, I3। हाँ, I1, I2 और I3 धारा हो जाती है तीनों में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, धारा अलग है, वहाँ क्या था अलग, विभव, तो वहाँ विभव निकाले थे, तो यहाँ धारा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितना होगी? I1 बराबर, देखिए V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा? V/R। सही है, V/R। तो यहाँ पहले वाले के लिए बताइए कितना बनेगा? तीनों में विभव समान होगा, ये बात जरूर जानिए। दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर V/R2। R2, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में कितना हो जाएगा? I3 बराबर V/R, ठीक है। अब फिर नीचे लिखिए तुल्य धारा I बराबर I1 प्लस I2। तुल्य धारा पहले एक बार लिख लीजिए ना, 1 मिनट, थोड़ा जल्दी हो जाए। तुल्य धारा I बराबर कितना होगा? V/R, ठीक। अब ये तुल्य धारा कितने के बराबर हो जाएगी? चलिए हम लिख दे रहे हैं, बताते जाइए। तुल्य धारा I बराबर I2 प्लस I3। I बराबर क्या लिखेंगे? चलिए बताइए कितना लिखें? I की जगह कितना लिखें? V/R। I1 V/R1, V/R। यहाँ V कॉमन ले लो, 1/R1, 1/R2, 1/R3 हो गया। V से V कैंसिल, 1/R। चलिए, ये हो गया भाई, ठीक है। यहाँ जो है व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम के योग के बराबर है ना, तो यहाँ जो है क्या होता है, देखिए तीनों पॉइंट विशेषताएं समझ लीजिए। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन में धारा जो होती है वो क्या होती है? प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक में धारा जो होती है वो अलग होती है और विभव समान होता है ना। धारा देखिए अलग है और विभव समान होगा, अलग होगा, ये समान होगा। तुल्य प्रतिरोध जो है यहाँ कम प्राप्त होगा, अधिक। तुल्य प्रतिरोध देखिए 1 करके जोड़ा गया ना, तो तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जब तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा
अधिक हो जाएगी। धारा अधिक प्राप्त करना है तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन के बाद हमको पढ़ना है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये तो जो है। अच्छा, एक चीज और, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति थोड़ा समझिए। विद्युत ऊर्जा क्या है बताइए? विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को, क्योंकि विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा मतलब जब विद्युत प्रवाहित होगी तब ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो किसी विद्युत उपकरण की विद्युत ऊर्जा जो होती है उसमें व्यय ऊर्जा के बराबर होती है। तो किसी चालक में ऊर्जा व्यय होने की दर को, व्यय ऊर्जा को, दर नहीं कहिए, व्यय ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण में जितनी ऊर्जा व्यय होती है। अब ऊर्जा कब व्यय होती है? जब उसमें धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? जब धारा प्रवाहित होगी तभी। धारा प्रवाहित होगी मतलब आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत शक्ति ऐसे होता है। विद्युत शक्ति क्या होती है? देखिए, शक्ति किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा कार्य कर लेगा या कम कार्य करेगा, किसकी शक्ति ज़्यादा है? कम समय में जो ज़्यादा काम कर लेगा उसकी शक्ति ज़्यादा है ना। ऊर्जा व्यय होने की दर जिसमें ज़्यादा, उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा व्यय ऊर्जा की दर ना, ऊर्जा में व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। या कहेंगे कि एकांक समय जितना कार्य करता है उसी को उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति और ऊर्जा। अब देखिए, ऊर्जा आवेश जब प्रवाहित करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। आवेश जब प्रवाहित करेंगे तो क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो मान लो क्यू कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में W जूल कार्य किया जा रहा है। तो अभी हम लोग विभवांतर पढ़े थे ना, V बराबर क्या होता है? W/Q। यदि Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में W जूल कार्य किया जा रहा है तो विभव इतना होगा ना, तो कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर क्या आएगा? VQ। सही है ना, समझ में आया? W बराबर VQ भैया हो गया। तो Q बराबर क्या होता है? IT। यहाँ रखिए तो क्या मिलेगा? VIT। और V बराबर होता है IR, रख दीजिए तो क्या मिलेगा? I²RT। अगला इसमें जो है I का मान रख दीजिए, V/R रखेंगे तो क्या मिलेगा? V²T/R ना। और W, चलिए बहुत W बराबर VQ VIT I²RT V²T/R ना। याद है ना सब? एक सांस में कहिए जल्दी से। W बराबर VQ VIT I²RT V²T/R। ठीक है, चलिए ये हो गया W यानी कार्य, व्यय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, अब देखेंगे शक्ति। शक्ति क्या है? ऊर्जा व्यय होने की दर को W/T। इसी में T हटा दीजिए, P हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ से और क्या मिलेगा? VQ/T। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो V निकाल करके भाग दे देंगे। तो यहाँ से T हटा लीजिए, क्या मिलेगा? VI I²R/R ये हो गया। ठीक, शक्ति। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। सामर्थ्य का मात्रक, शक्ति या सामर्थ्य एक ही बात है, वाट हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ से मात्रक, विभव का मात्रक बताओ। वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा का एम्पियर। तो इसका होगा वोल्ट इंटू एम्पियर। एक दूसरा मात्रक क्या बन गया? वोल्ट इंटू एम्पियर। यहाँ से क्या होगा? एम्पियर² ओम, वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम। सही है। चलिए, सामर्थ्य के अन्य बड़े मात्रक भी होते हैं, किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति ना। तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट? 746। एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, ये याद रखिए। और किलो, आगे जान रहे हैं, किलो मेगा, तो किलोवाट 10⁻³ करेंगे, मेगा होगा 10⁻6 करेंगे। सही है। अच्छा, मेगा नहीं, मेगा। अगला यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिटों की संख्या ना, किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या, किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या, बात एक ही है। तो एक यूनिट बराबर, मतलब यूनिटों की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? देखिए, कहते हैं ना, जब बिजली खर्च हो रही है तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, निकालते हैं ना। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका ये फार्मूला है। क्या है? वाट मतलब कितने वाट का यंत्र चल रहा है, वाट गुणे घंटा मतलब कितनी समय तक चल रहा है, कितने समय तक चल रहा है, कितनी देर तक चलाया गया। ज़्यादा देर तक चलाया जाएगा, ज़्यादा यूनिट खर्च होगी। और दिन, कितने दिन तक चलाए हो। और बटे में 1000। 1000 क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये किलोवाट होता है ना, तो किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 1 वाट में 1/1000 किलोवाट, समझ गए, इसलिए 1000 किया गया। तो यूनिटों की संख्या ये हो गया, ठीक है। तो विद्युत वाला चैप्टर भी ये पूरा हो गया। अब लास्ट में हम देखेंगे चुंबक, ठीक है। चुंबक में क्या बचा, वोल्ट एम्पीयर घंटा बटा 1000, ठीक है, यूनिट बराबर निकाल सकते हैं। वाट देखिए, ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, यही है ना, बटे 1000। वाट देखिए पी होता है, पी, और पी बराबर अभी हमने पढ़ा वी आई, वी का हो गया वोल्ट ना, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, समझिए। जैसे वोल्ट विभव और धारा दिया हो तो कर सकते हैं ऐसे। चलिए अब देखेंगे चुंबक। चुंबक में जो है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, समय ज़्यादा लग रहा है। चुंबक में डायरेक्ट पढ़ लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के चारों ओर निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये किधर से किधर चलती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। क्या ये समाप्त होती हैं? नहीं होती। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ही चलती हैं ऐसे, बात समझ में आया? अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं परिभाषित करो। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबक के चारों ओर निष्कोण, निष्कोण मतलब बिना कोण के, ये कोण देखिए नहीं बना, काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे जो दो चुंबक होता है, देखिए मान लो दो चुंबक होता है, ये खींचता है, प्रतिकर्षित करता है ना, बीच में कुछ है नहीं है, तो कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बात समझ में आई? तो काल्पनिक रेखाएं ये होती हैं। अच्छा, अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। और तीसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेदित करती है, नहीं करती है? प्रतिच्छेदित करने का मतलब काटती नहीं है, ये ऐसे आएंगी, दूसरी वाली ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी हो जाएंगी, और स्पर्शी ही दिशा को बताती, दो दिशा संभव नहीं है। बहुत है इतना। चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाओं के बाद इसमें देख लिए, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये बता दीजिए थोड़ा सा पहले। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसके गुणों का अनुभव किया जाता है, जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र ना। जैसे वैद्युत क्षेत्र था, अभी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, जहाँ तक दूसरे आवेश को आकर्षित प्रत्याशित करता है, वैद्युत क्षेत्र। और चुंबक के चारों तरफ क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चलिए अब देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम ये कब बताया था इन्होंने? 1820 ईस्वी में। बायो सेवर्ट ने क्या बताया? तार में जब धारा मान लेंगे एक चालक तार पी क्यू है, पी क्यू माने यक्स वाई मान लो, अच्छा लगेगा ना, यक्स वाई। ए भी मानेंगे तो बी चुंबकीय क्षेत्र मानते, अच्छा नहीं है। तो एक चालक तार यक्स वाई में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इस चालक तार से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डी भी कर लें, थोड़ा सा तार अल्पांश डीएल है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पहली बात, अनुक्रमांक डीएल के पहले धारा कर लीजिए, धारा प्रवाहित करेंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बहने वाली धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक तार के अल्पांश डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा, बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, किसके? अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच की कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या मतलब साइन, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है भाई? अल्पांश और पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, दूरी जितने ज़्यादा होगी, देखिए तार में धारा प्रवाहित हो रही मान लो यहीं है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकट में ज़्यादा होगा, दूर निकट में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम होती जाए, दूरी बढ़ाओ तीव्रता कम, बढ़ाए तो कम हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती जो होता है उसको बट्टे में लिखते हैं, याद रखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, सही है। अब सबको सम्मिलित कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा। ये सब चीज़ें तीनों देखो ऊपर हैं, आर स्क्वायर नीचे है, तो इसको आर स्क्वायर नीचे ले लो, तो यहाँ से मिल जाएगा डीबी बराबर एक नियतांक आएगा
4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई रियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और ये म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, और इसका आंकिक मान कितना होता है 10 की घात -7, ठीक। तो ये हो गया आंकिक मान। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट भी एक नियतांक है, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक। चलिए बायो सेवर्ट नियम इतना पर्याप्त है। बायो सेवर्ट के नियम के बाद हमको पढ़ना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये बाएं हाथ है बाएं, यही है नियम, बताइए क्या है। यदि हम बाएं हाथ की उंगलियों को इस कौन कौन उंगली, अंगुष्ठा, तर्जनी और मध्यमा, एक दूसरे के लंबवत रखें, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। आप लोग भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, यदि याद हो जाए तो, ठीक है ना, याद हो जाए तो बोल लीजिए, वैसे भी याद ही होगा जो लोग एग्जाम देने वाले हैं ना। तो क्या है बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों, कौन कौन, अंगुष्ठा और ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएं तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत होगी, ठीक है। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा अंगूठा बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया बाएं हाथ का नियम। अब आगे है मैक्सवेल के स्क्रू का नियम, ठीक है। स्क्रू का नियम, मैक्सवेल का नियम है ना, पेंच का नियम, ऐसे भी पूछता है। तो ये क्या होता है भाई, बताइए। यदि हम अपने दाएं हाथ का नियम है ना, स्क्रू का नियम, ये दाएं हाथ का नियम, इसको भी खाली कर ले। तो ये तार में धारा प्रवाहित हो रही, क्या है, नींद आ रही है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लो आनंद फिर। ये तार में धारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा ये, ठीक है। जैसे अभी बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किए थे, बल। यदि बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, स्क्रू का नियम, अंगूठे का नियम ना, ऐसे ऐसे पूछता है। तो इसमें क्या होता है, तार में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यदि हम अपने दाएं हाथ को तार के चारों तरफ इस प्रकार लपेटें, तार खुला ना हो, नहीं तो लपेटोगे तो लपेटे रह जाओगे। तो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार लपेटें कि सभी अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो ना। तो यदि अंगूठा तार में धारा की दिशा में, तो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बल रेखाएं भी होंगी, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं, धारा, बहुत बढ़िया, धारा की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करेगा। मतलब अंगूठा धारा की दिशा में हो तो सभी अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं मिल गई तो इस पर स्पर्शी खींच करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखो जी, उसमें सो रहे हो। चलो तुम बताओ, ये देखो तार में क्या हो रहा है, पानी प्रवाहित किया जा रहा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित हो रहा है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब मैक्सवेल के पेंच के नियम का उपयोग बल को ज्ञात करने में करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में, कहाँ होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, बहुत बढ़िया, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच के नियम से या दाएं हाथ के नियम, शाबाश। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार लपेटेंगे तार के चारों तरफ कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में, तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। हो गया मैक्सवेल का नियम। इसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही है, कुछ ज्यादा नहीं, क्या है कि तार में धारा प्रवाहित करेंगे, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, बाद में समझो, तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हम लोग जान चुके हैं, कितना उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, समझ गए। चलिए अब आगे है, बस ये खत्म हो गया इतना, ठीक है। फ्यूज, घरों की वायरिंग में फ्यूज का क्या महत्व है, फ्यूज क्यों लगाते हैं, परिनालिका भी पढ़ना है। चलिए परिनालिका देख लेते हैं पहले। परिनालिका क्या होता है,
नर्म लोहे की हाँ, पृथक्कृत नर्म लोहे की क्रोड, ये बेलनाकार कर लीजिए, बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है भाई। हाँ, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, चलिए। और घरों में वायरिंग करते समय फ्यूज का उपयोग क्या होता है? फ्यूज क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए। विद्युत उपकरण जो चल रहे हैं घर में उनको बचाने के लिए फ्यूज लगता है। तो फ्यूज कैसे बचाता है? धारा अधिक आएगी तो फ्यूज जल जाएगा। होता है ऐसे, फ्यूज जल जाता है तो फिर क्या होता है? धारा और तेज बहने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? तुम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे बोलो भाई, कुछ हम गलत बोल दें तो कम से कम टोक सकते हो। हाँ, नहीं टोकोगे जरूरी है ना, नहीं तो हम बहुत गलत बोलते हैं। हाँ, फ्यूज देखिए, फ्यूज क्या होगा? फ्यूज जब तार में धारा, ये उपकरण चल रहा है ना, प्रेस, कूलर, टीवी ना, देख रहे हो बढ़िया से, पंखा उंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो धारा बहुत तेज हो गई, विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो गया, क्या होगा? जितना चल रहा है सब जल जाएगा ना। लेकिन फ्यूज लगा है, ये जलने नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? खुद जल जाएगा। ये खुद जल जाएगा, और जब ये खुद जल जाएगा तो विद्युत धारा के मार्ग में जो है वो परिपथ पूरा नहीं होगा, लाइट कट जाएगी। लाइट कट जाएगी, बाकी सब यंत्र बच जाएंगे। समझ गए? हाँ, तो फ्यूज का ये कार्य है घरों में, परिपथ में। तो इस प्रकार से हमारा पूरा फिजिक्स ना यही बातों बातों में हंसते खेलते खत्म हो गया। तो अब हम लोग इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरा रसायन विज्ञान, इसी प्रकार से डिस्कस करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है तो बायोलॉजी हमको थोड़ा कम आती है, तो उसको जो है अगले वीडियो में देखेंगे।